नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो सबसे नजर डाल लेते हैं खबरों पर। झारखंड का रण जीतने के लिए सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने झारखंड में दिग्गजों की फौज उतार दी है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक हफ्ते में दूसरी बार झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बोकारो में जनसभा करेंगे। पीएम बोकारो के चंदन कियारी में भाजपा उम्मीदवार और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के लिए प्रचार करेंगे और जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम गुमला में चुनावी रैली करेंगे। यहां वे गुमला में पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन भगत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी रांची जाएंगे और ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो करेंगे। 3 किलोमीटर का ये रोड शो कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी का रोड शो 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई है। रोड शो में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड के रांची जिला परिषद के तमाड़ ब्लॉक स्थित पेडियाडी में गांव में चुनावी जनसभा कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, महाराष्ट्र में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए यहां 20 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आज जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है वह महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने कहा कि आघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की हैं, विचारधाराओं का अपमान करने वाली और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल करने वाली हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के संकल्प पत्र को विकसित भारत का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना जारी रहेगी। देवेंद्र फडणवीस ने किसानों का कर्ज माफ करने की भी बात कही। उन्होंने भवांतर स्कीम के तहत 2100 रुपए देने की बात कही। लखपति दीदी की संख्या 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाएगी। महाराष्ट्र का संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब अमित शाह का रावेर, मलकापुर और मोर्शी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के तहत भाजपा 152, एकनाथ शिंदे शिवसेना 80 और अजीत पवार की एनसीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आज अपना पूर्ण घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रामका सपा और यूबीटी नेताओं की मौजूदगी में महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र का मसौदा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व सांसद और योजना आयोग के पूर्व सदस्य भालचंद्र मुंगेकर और एनसीपी एसपी की पूर्व सांसद वंदना चौहान की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। और इससे पहले भी महाविकास आघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहे थे। इस घोषणा पत्र में महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी का वादा किया था। महाविकास आघाड़ी ने वोटरों को लुभाने के लिए कई चुनावी वादे किए थे, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास फोकस किया गया था। और इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट
ने अपना घोषणा पत्र अलग से जारी किया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मुंबा देवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शाइना एनसी को अपना समर्थन दिया है। शाइना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पद अधिकारियों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां कर पार्टी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कटेहरी, फूलपुर और मजवा विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के केवल 2 दिन बचे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड में 4 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी और साथ ही उनका आज नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम भी है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पिछले रविवार से ही वायनाड में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत कैसे बदल रहा है। पहले की सरकारें सोना गिरवी रखती थी, लेकिन आज भारत के पास 700 अरब से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की घटना के 90 दिन बाद भी न्याय का इंतजार किया जा रहा है। पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए बंगाल जूनियर डॉक्टरों का एक संयुक्त संगठन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम संघर्षरत है और इस सिलसिले में संगठन ने कॉलेज स्क्वायर से लेकर स्प्लेनेड तक रैली निकाली। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्ग इस नागरिक मार्च में शामिल हुए। डॉक्टरों के संगठन के देवाशीष हल्दर ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना के 90 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता है आंदोलन जारी रहेगा। उधर इस मामले को लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर हमलावर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा तभी थमेगी कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगी। मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बढ़ती संख्या को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि 2051 तक शहर में हिंदू आबादी 54% से कम हो जाएगी, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी 30% की वृद्धि होगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 1961 में हिंदू आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% रह गई है, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 21% हो गई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवैध घुसपैठी वोट बैंक की राजनीति में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि अवैध घुसपैठ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा में आयोजित होने वाले 55वें फिल्म फेस्टिवल के बारे में कहा कि गोवा फिल्म फेस्टिवल फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों को आपस में जुड़ने, सहयोग करने और अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए व्यापक मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज राजधानी नई दिल्ली में ईवी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण अनुकूल ईवी को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जबरवान वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और राजस्थान के अजमेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के दौरान मशहूर नगाड़ा वाद नाथुला सोलंकी नगाड़ा वादन करते नजर आए।
हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र विदेशी देशों के साथ अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों के हिस्से के रूप में भारत ने मोज़ाम्बिक को 2 वाटर जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में दिए हैं। FIC को भारत से INS घड़ियाल द्वारा ट्रांसशिप किया गया है। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट सौंपने के समारोह में मोज़ाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त रॉबर्ट शेटकिनटोंग और मापुटो में भारत के नवनियुक्त रक्षा सलाहकार कर्नल पुनीत अत्री और INS घड़ियाल के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर राजन चिब ने भाग लिया। इन समुद्री गश्ती नौकाओं की अधिकतम गति 45 समुद्री मील है और 12 समुद्री मील है। ये दोनों FIC काबो डेलगाडो प्रांत में समुद्री आतंकवाद और चल रहे विद्रोह से निपटने में मोज़ाम्बिक सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता करेंगी। FIC का उद्देश्य मोज़ाम्बिक की समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करना है। और बता दें कि इससे पहले समुद्री सुरक्षा के लिए मोज़ाम्बिक सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2019 में 2 बड़े इंटरसेप्टर पोत उपहार में दिए थे और इसके बाद जनवरी 2022 में इसी श्रेणी के 2 FIC उपहार में दिए गए थे। और सर्दियां शुरू होते ही 7 समुंदर पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे साइबेरियन पक्षी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तीर्थ नगरी ब्रिज घाट के विदेशी पक्षियों का कोलाह अपनी ओर श्रद्धालुओं को और आकर्षित कर रहा है। दिल्ली की जहरीली हवा और यमुना नदी के दूषित पानी से विदेशी पक्षियों के आने पर भी खासा असर पड़ा है। यहां अभी तक यमुना का किनारा साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियों से गुलजार हो जाता था, वहीं अब तक वो नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यमुना में सफेद जहरीले झाग भर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में कई जगहों पर AQI अभी भी 300 के पार दर्ज किया गया है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज धौलाकुआं में सबसे अधिक 394 AQI दर्ज किया गया, तो वहीं नरेला में 359, अलीपुर में, मुंडका में 358, पड़पड़गंज में 347 और पंजाबी बाग में 354 AQI दर्ज किया गया। छठ पूजा के बाद शिक्षण, प्रशिक्षण और काम के सिलसिले में बिहार तथा पूर्वांचल से दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं और इसी कड़ी में रेलवे ने 9 नवंबर को 170 से अधिक मेल एक्सप्रेस विशेष गाड़ियों का परिचालन किया और आज 177 विशेष गाड़ियों का परिचालन की व्यवस्था की गई है। और यहां हम बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बेंगलुरु में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के साथ नियमित संचार पर जोर दिया।
राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम में 150 MSME क्लस्टर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े। अग्रणी वित्तीय कंपनी मोतीलाल ओसवाल इंडिया की मासिक रिपोर्ट के अनुसार देश के आर्थिक विकास को गति देने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 दशक के रणनीतिक सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की है। मैडटेक लीडर्स का मानना है कि सरकार की इस नई योजना से न केवल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में देश की 2 अग्रणी कंपनियां NTPC और NHPC ने दिल्ली में अपना 50वां स्थापना दिवस स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। वर्ष 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेजिंग गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की विकास गति देश की मौजूदा $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अगले 25 वर्षों में $35 ट्रिलियन तक ले जाएगी। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान 8 नवंबर तक पंजाब में 27,995 करोड़ रुपए मूल्य का 120.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जिससे पंजाब के लगभग 6.58 लाख किसानों को फायदा मिला है। प्रीमियम 5G और AI स्मार्टफोन की मजबूत मांग के कारण भारत के स्मार्ट बाजार में इस साल तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्मार्टफोन बाजार में 7 से 8% की वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं भारत में मोबाइल हैंडसेट बाजार में स्थिर वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। आईफोन निर्माता एप्पल ने भारत में अपनी नई रिसर्च और डेवलपमेंट सहायक कंपनी की शुरुआत की है। चीन के बाहर एप्पल की सप्लाई चेन और रिसर्च को लेकर यह अहम कदम है। प्रतिबंधित उग्रवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में शनिवार को हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमले मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान ब्रैम्पटन में 35 वर्षीय इंद्रजीत घोसल के रूप में हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के 3 महीने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग ने आज ढाका में बड़ी विरोध प्रदर्शन रैली का आह्वान किया है। अगस्त में छात्रों के विद्रोह के बाद से आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमले का सामना करना पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी में आपसी रक्षा का प्रावधान भी शामिल है, जो कि अब कानून बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वहीं 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दावेदार निकी हेली और पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को उनके प्रशासन में शामिल नहीं किया जाएगा। रूस ने बीती रात यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में 23 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं और कई इमारतों को क्षति पहुंची है। इजराइल ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल की चेतावनी को खारिज कर दिया है, जहां वह फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। लेबनान ने बताया है कि पिछले दिनों लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच नए घटनाक्रम में कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है। केन्या के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एमपॉक्स के 3 नए मामलों के सामने आने के बाद नागरिकों से सतर्क रहने की सलाह जारी की है और केन्या में फिलहाल एमपॉक्स के कुल मामलों की संख्या 17 हो गई है।
स्पेन में विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए स्थानीय सरकार की जवाबदेही की मांग को लेकर वेल्सिनिया की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी को सूचित कर दिया है कि भारतीय टीम 2025 चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंग्लैंड ने सीरीज से पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट ने शतकीय पारी खेली। श्रीलंका की बधिर क्रिकेट टीम 1 से 8 दिसंबर तक भारत के दौरे पर आ रही है। इस दौरान श्रीलंका की बधिर क्रिकेट टीम और भारतीय बधिर टीम के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज खेली जाएगी। भारत के पंकज एडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। पंकज ने फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया। भारत ने नई दिल्ली में जारी विश्व यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली NCR क्षेत्र के 7,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कांगड़ा जिले की विश्वविख्यात बीड़ बिलिंग घाटी में आयोजित पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शनिवार को संपन्न हो गया। वर्ल्ड कप के ओवरऑल वर्ग में अमेरिकी पायलट ऑस्टिन कॉक और महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोकेट विजेता बने हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शनिवार को महान भाला फेंक एथलीट यान जलजिनी का अपना नया कोच नियुक्त करने का ऐलान किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। कोको गॉफ ने चीन की झेंग किन वैंग को हराकर WTA फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 साल की गॉफ मारिया शारापोवा के बाद ये खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एस्टन विला को 2-0 से मात दे दी है और जीत के साथ ही लिवरपूल ने इस शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बना ली है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को ब्राइटन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। ब्राइटन ने मैन सिटी को 2-1 से हराया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने ओसासुना को 4-0 से हरा दिया है। रियल मैड्रिड के लिए विनीशियस जूनियर ने हैट्रिक लगाई। ब्रिटेन के दिग्गज साइकिलिस्ट मार्क कैवेंडिश आज संन्यास लेंगे। कैवेंडिश आज सिंगापुर में होने वाली रेस के बाद साइकिलिंग को अलविदा कह देंगे। गायक सोनू निगम की आगामी फिल्म वनवास के गीत यादों के झरोकों से की रिकॉर्डिंग का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। अजय देवगन की दिवाली रिलीज सिंघम अगेन की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी है। पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ कमाने वाली सिंघम अगेन अब दूसरे वीकेंड में भारी कमाई के साथ पैर जमाए हुए हैं। अभिनेता अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर के जन्मदिन पर हुए भावुक। अनिल ने बर्थडे बॉय के लिए रोमांच, विकास और पागलपन से भरे एक और साल की शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी के बोलबाले को देखते हुए अब भूतनाथ की फ्रेंचाइजी भी अपनी अगले एडिशन पर काम कर रही है। बता दें कि भूतनाथ 3 में किंग खान भी दिख सकते हैं। बिग बॉस 18 से अरफीन खान एलिमिनेट हो गए हैं। उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है और ऐसे में सारा अरफीन खान टूट गई हैं और सामने आए प्रोमो से के मुताबिक अरफीन ने उन्हें अविनाश, एलिस और ईशा से माफी मांग ली है। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट एलिस कौशिक ने शादी वाला बयान दिया तो बाहर कमर ढिल्लों से सवाल किए जाने लगे, जिसके बाद दर्शकों को और मनोरंजन की उम्मीद बढ़ गई है। नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा नजर आएंगे। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के भाई शुभदीप के फोटो काफी वायरल हो रहे हैं, जिस पर फैंस ने उनका खूब प्यार लुटा रहे हैं। अभिनेता अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शैतान 2 और दृश्यम 3 के सीक्वल पर काम हो रहा है।
और रोहित शेट्टी और अजय देवगन एक बार फिर से कॉमेडी फिल्म गोलमाल 5 लेकर आ रहे हैं। और खबरों की दुनिया से और आपको बता दें कि एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज।